अभी आप लोग को क्या करना है, पहले हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्या कर लिया था, समराइज कर लिया था कि एसएससी कौन होता है, इनकम क्या होता है, इंडिया का डेफिनेशन क्या होता था, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को बेसिक आइडिया आ चुका है कि इनकम टैक्स कहाँ पे लगता है, इनकम पे लगता है। अगर मेरा इनकम नहीं है तो मुझे क्या होगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम लोग को क्या करना है कि जब हम लोग बेसिक्स पता कर लिया है, उसका बाद में अभी हम लोग को देखना है कि अभी हम लोग का कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है और कहाँ कहाँ से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली गोल क्या है हम लोग का, कि हम लोग को पास करना है। तो पहले यहाँ पे क्या है कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो पेपर 7 है उसमें क्या है, डीटी है और आईडीटी है। डीटी में आप लोग का कितना परसेंट है, 50% है। आईडीटी में आपका 50% है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, 50 मार्क्स चाहिए। तो 50 मार्क्स जो चाहिए, तो इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, बेसिक्स में आप लोगों का कितना आएगा, 10 आएगा, इसमें 25 आएगा, और रेस्ट 15 कहाँ से आएगा, कंप्यूटेशन से आएगा, असेसमेंट जैसे होता है। एक मिनट बताओ। ठीक है, आप लोग 1 मिनट वेट करिए। म्यूट कोड। ठीक है, तो फिर अभी आप लोगों को क्या है, हम लोग ने ये चीज पता कर लिया था। डेफिनेशंस भी आप लोग को लास्ट क्लासेस में हम बोल दिया था कि क्या क्या आप लोग को करके आना है। अगर आप लोग ने कर दिया है तो फिर आप लोग को क्या करना है, मुझे आंसर्स को कहाँ पे बनाना है, गूगल डॉक्स का आप लोग एक डॉक्यूमेंट बनाइए। वहां पे आप लोग क्या करिए, आपका नाम लेके डीटी लिखिए और वो मुझे शेयर कर दीजिए। कहाँ पे शेयर करना है, आंसर सबको यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है शेयर का बटन। आप लोग गूगल डॉक्स में आप लोग अगर जब भी लिखेंगे, यहाँ पे शेयर का बटन आएगा, उसमें ये वाला मेल आईडी आप लोग डाल दीजिए, वो मुझे मिल जाएगा और मैं चेक करूंगा। चेक करके आप लोग को फीडबैक दूंगा मैं, ठीक है। पेन का बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल होने से ही पेन रहेगा या पर्सन होने से पेन रहेगा। पेन किसको मिलता है, कोई एक इंडिविजुअल को मिलता है या पर्सन को मिलता है, किसको मिलता है, पेन किसको मिलता है, एक बोथ। बोथ। अल्टीमेटली किसको मिलना चाहिए, पर्सन को मिलना चाहिए। पर्सन में कौन कौन आता है, पर्सन का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 2। टू। 2 क्या है, सबसेक्शन क्या होगा, खाली 2 बोलने से नहीं होगा आपको। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोल रहा है कि पर्सन का डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अभी हम लोग को अगर सेक्शन 2 अगर किसी को पता नहीं है तो वो बताए, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था उसके ऊपर में।
सबका क्लियर है? अगर किसी का क्लियर नहीं हो, वहां पे पर्सन में कौन कौन आएगा? आपका इंडिविजुअल्स आ जाएगा। इंडिविजुअल्स में अगर मेल फीमेल चाइल्ड अलग अलग नहीं होता है, सब लोग क्या है इंडिविजुअल में ही आ जाएगा। फिर कौन कौन आएगा? कंपनीज आएगा, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, और फिर लोकल अथॉरिटी, और एओपी बीओआई, जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। यहां पे पर्संस को हम लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में एओपी बीओआई के लिए अलग से टैक्सेशन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस का अलग टैक्सेशन होगा, एचयूएफ का अलग से टैक्सेशन होगा, फर्म का अलग से टैक्सेशन रहता है, और कंपनीज का अलग से टैक्सेशन रहता है। तो रेट्स ऑलरेडी अलग अलग डिफरेंट रहता है, और हम लोग को अलग अलग करके रखना पड़ता है। तो सब लोग को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या सिंगल आइटम रहता है जो कॉमन रहता है? वो रहता था पेन। पेन का नंबर ऐसा रहता था, जिसको हम लोग पहला फर्स्ट डिजिट को क्या रहता है? कैरेक्टर्स रहता है, अल्फाबेटिकली रन होता है। उससे हम लोग को किसी को कुछ कौन क्या है, पर्सन कौन सा है, कि वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या वो एलएलपी है, वो पहला 3 कैरेक्टर से हम लोग को पता नहीं चलता है। तो इन सबको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि ये क्या है? अल्फाबेटिक सीरीज है। तो आपको तो पता नहीं है आप कौन सा सीरीज में गिर रहे हैं। फिर फोर्थ कैरेक्टर में क्या आता है कि अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ तो वो क्या है? इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल मतलब वो मेल है फीमेल है वो नहीं पता करेगा, वो पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है। वो पता करता कहां से? फ्रॉम द इनिशियल पी। अगर वो एचयूएफ होगा तो एच रहेगा, अगर वो पार्टनरशिप फर्म होगा तो एफ रहेगा, अगर वो कंपनी है तो सी रहेगा। ठीक है, कौन सा लेटर में रहेगा? वो फोर्थ लेटर में रहेगा। फिर बाद में आपका क्या आ जाता है? ये लिखा हुआ है एओपी के लिए क्या होगा, बी के लिए बीओआई के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी, इन सब के लिए क्या क्या रहेगा वो लिखा है। फिफ्थ कैरेक्टर जो रहता है वो क्या करता है? आपका इनिशियल्स बताता है। अगर आपका नाम अगर क्या है, पॉल है, सर नेम है आपका, तो वो पी क्या आएगा? यहां पे आएगा। अगर आपका इनिशियल क्या है, गुप्ता है, तो आपका फिफ्थ जो कैरेक्टर है वो क्या होगा? जी होगा। ठीक है, फिर ये क्या आता है? ये 4 नंबर्स रहता है जो सिक्वेंशियल नंबर रहता है, जो सीरीज में आता है। जैसे आपका एबीसी पहला 3 कैरेक्टर्स सीरीज में आ रहा था, ये नंबर भी क्या रहेगा? सीरीज में ही आएगा। तो इसको भी हम लोग को इग्नोर करना है। और लास्ट कैरेक्टर नंबर क्या रहता है? वो चेक डिजिट रहता है, इसको भी हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मेन हम लोग को क्या देखना है? फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर देखना है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? फिर अभी क्या है? पेन किस लिए चाहिए हम लोग को? आप लोग ने अगर बैंक अकाउंट खोला है तो आप लोग को बैंक अकाउंट खोलने का साथ साथ आप लोग को क्या चाहिए था? पेन मांग रहा था। अगर आप क्या था, आप अगर पहले माइनर रहा होगा, बिलो दी 18 ईयर्स रहा होगा, तब आपको क्या मांग रहा था? पेरेंट्स का पेन मांगता है। और उसके अलावा तो आपको ये पता चल गया कि मुझे अगर बैंक अकाउंट खोलना है और बैंक अकाउंट से मुझे ट्रांजैक्शन करना है तो मुझे क्या नेसेसिटी है? पहला पैन कार्ड चाहिएगा। और फिर क्या आ जाता है? अगर आपका इनकम, आपका कैसा इनकम? टोटल इनकम, पूरा साल में जितना भी इनकम अर्न करता है वो मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज्यादा हो। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट मतलब क्या है? इसका डेफिनेशन पता है किसी को? मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट ये बोलता है कि आपको, एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है? छूट है, कि आपको इसका ऊपर में आपको इतना तक ही क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। मतलब क्या है? आपको इतना तक टैक्स नहीं देना है। अगर उससे अगर ज्यादा अगर आप अर्न कर रहा है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां पे क्या बोला? एक्सीड, मतलब आपका इनकम क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। अभी के लिए हम लोग का इनकम कितना है मान के चल रहे हैं? 2.5। ठीक है,
फाइनेंशियल ईयर जब अभी हम लोग 23-24 कर रहे हैं, हम लोग का एग्जम्पशन लिमिट कितना है? अगर मेरा इनकम साल में 2,01,000 रुपया है, तो हम क्या एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर हम नहीं कर रहा है तो मुझे पेन लेने का जरूरत नहीं है। अगर मुझे पेन लेने का जरूरत भी नहीं है तो मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि मेरा ऊपर में इनकम टैक्स लायबल नहीं है। अगर हम 2.5 से ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, तब मुझे क्या करना होगा? पेन तो लेना ही होगा और साथ में इनकम टैक्स का रिटर्न भी मारना रहता है। अभी हम क्या बोला आपको? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? जहां पे ये एक रिटर्न होता है, रिटर्न मतलब क्या है? डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वो आप लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ रहता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? इनकम टैक्स का फॉर्म का नंबर रहता है। आईटीआर 1, आईटीआर 2 3 4 5 6 7 बोल के रहता है। ये इनकम टैक्स रिटर्न का नाम सब है। इसमें आप लोग को क्या करना रहता है? आपका इनकम सबको डिस्क्लोज करना रहता है कि आपको कहां से इनकम मिल रहा है। तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोग को पता चल गया कि अगर मेरा एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, ए रेसिडेंट पर्सन, आपको क्या होना पड़ेगा? इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, अदर देन एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को पकड़ा नहीं है। रेसिडेंट पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, मतलब कौन कौन आ सकता है अदर देन इंडिविजुअल? एचयूएफ आ सकता है इस कैटेगरी में, एलएलपी आ सकता है, फर्म आ सकता है, और कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एटसेट्रा इस कैटेगरी में आ सकता है। एंटर्स इनटू ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्या कर रहा है? वो एक साल में एक ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसका क्या होता है? अमाउंट एग्रीगेटिंग, जिसका अमाउंट एग्रीगेट करने के बाद, टोटल करने के बाद कितना हो रहा है? 2.5 लाख से ज्यादा है। मतलब आपको पूरा साल में जितना ट्रांजैक्शन किया है उसका टोटल करिए। वो अगर ट्रांजैक्शन कितना है? 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना नहीं चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न का बात नहीं कर रहा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पेन लेना पड़ेगा। पहला वाला में एनी पर्सन, मतलब यहां पे इंडिविजुअल इंक्लूड था, यहां पे टोटल इनकम का बारे में बात कर रहा था, और यहां पे ट्रांजैक्शन का बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं किया। अगर आप लोग ध्यान दे रहे तो यहाँ पे इंडिविजुअल, एक अगर इंडिविजुअल है और उसने पूरा बैंक में क्या कर दिया? 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उसको पेन लेना मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल के रखा है? एनी रेसिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को हटा दिया है, तो इंडिविजुअल कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर पाएगा, ठीक है? फिर आप कौन है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है। वो क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर एटसेट्रा है, तब उनको भी पेन लेना जरूरी है, ठीक है? ऑन बिहाफ ऑफ द रेफर्ड अबव हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू द प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शन। प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शन क्या है? ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर आप नहीं कर रहे, आपका कंपनी नहीं कर रहा है, आपका कंपनी है, आप कंपनी का बिहाफ में आप ये काम करने लग गया है। यहां पे क्या बोला है? ए रेसिडेंट पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। तो आप कंपनी था, कंपनी ने बोला कि अगर अच्छा मैं अगर ये ट्रांजैक्शन करने लग जाऊं तो मुझे पेन लेना मैंडेटरी है, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं इस भाई साहब को बोलूंगा कि आप ये ट्रांजैक्शन कर दीजिए मेरा बिहाफ में, तब मुझे ये पेन लेना जरूरी नहीं होगा। तब भी यहां पे क्या बोल दिया है कि एनी पर्सन, जो क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, ऑथर है, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ, सीएफओ, प्रिंसिपल ऑफिसर और एटसेट्रा, मतलब आप क्या है? कंसर्न अगर ऑफिशियल है, और कंसर्न क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, और आप ये ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन कर रहे हैं, तब भी आपको भी पेन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ये बताइए, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने पूरा साल में 2,70,000 का ट्रांजैक्शन किया है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और
पार्टनरशिप फर्म। ये मेरा इनकम नहीं है, जहां पे टोटल इनकम, ये मेरा इनकम नहीं है, लेकिन मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है इस पार्टनरशिप फर्म का बिहाफ में, तो मुझे पेन लेना जरूरी है या नहीं है, मैंडेटरी है या नहीं है? ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर हम कर रहा है तो देन आई एम मैंडेटरीली लायबल टू रजिस्टर्ड माय पेन, अदरवाइज नहीं होगा। हम पेन क्या पार्टनरशिप फर्म का बिहाफ में अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है तब मैं नहीं करने से भी चलेगा। तो फिर बाद में क्या आता है, एनी पर्सन हुज सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स। सेल्स मतलब क्या होगा, आपने कुछ बेचा होगा, सर्विस प्रोवाइड किया होगा। सेल्स और टर्नओवर मींस द सेम थिंग, ठीक है। सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स, ग्रॉस रिसिप्ट क्या होता है, आपको मोटा मोटा हिसाब जो मिल रहा है बिफोर दी एक्सपेंसेस, आपने जो भी रिसिप्ट किया होगा, रिसिप्ट 500 किया है और आपने खर्चा कितना कर दिया, मान लीजिए 100 रुपीज का, तो आपका पास नेट रिसिप्ट क्या है 400। दिस इज योर नेट रिसिप्ट। नेट रिसिप्ट क्या है, बिफोर दी और आफ्टर द एक्सपेंस। नेट रिसिप्ट इज आफ्टर द एक्सपेंस और ग्रॉस रिसिप्ट इज बिफोर द एक्सपेंस। तो यहां पे क्या बोला है, आपने एक्सपेंस माइनस करने का पहले के जो भी रिसिप्ट आप लोग को मिला है, सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स, अगर इन ए प्रीवियस ईयर, मतलब एक कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट्स, सेल्स या टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, तब आपको पेन लेना जरूरी है। वो यहां पे एनी पर्सन बोल दिया है, तो यहां पे इंडिविजुअल भी आ गया, ठीक है। फिर एनी पर्सन, यहां पे क्या बोल दिया, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, मतलब आप अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, T4 ट्रस्ट था, अगर आपका क्या है, आप अगर क्या है चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपने बोला कि हम तो सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसमें तो मेरा इनकम नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करना है। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला है कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक का डोनेशन रिसिप्ट लेके चल रहे हैं, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा और आपको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। फर्निश रिटर्न, तो पहले पेन लो, रिटर्न विदाउट पेन नहीं हो पाएगा। समझ में आया आपको? तो 5th पॉइंट तक आप लोग का क्लियर है। 6th पॉइंट में क्या है, अगर आपका पास क्या है, एनी पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव एनी इनकम। एंटाइटल टू रिसीव मतलब क्या है, आपको पैसा मिलना बाकी है, और ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल। डिडक्टेबल मतलब क्या है, आपका नाम पे कुछ पैसा काटा हुआ होगा, जैसे आप लोग ने क्या पढ़ा था, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका नाम पे किसी ने क्या कर दिया, टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करके रखा हुआ है, या आपको पैसा रिटर्न मिलना है, तो उस जगह में क्या है, आपको पेन लेना जरूरी है, ठीक है। फिर बाद में क्या है, एनी पर्सन हु रिक्वायर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड चाहिए होता है। तब अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर डील कर रहा है तब आपको पेन चाहिए होगा। आपको अगर GST लेना है, GST का रजिस्ट्रेशन करना है, आप GST में रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहा है, तब आपको पेन होगा। तो मतलब आपका पेन नहीं होगा तो ये GST भी नहीं कर पाएगा आप। फिर अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी बैंक अकाउंट में, कोई भी बैंक अकाउंट में क्या कर रहा है, पूरा साल में, पूरा इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, कब से, अप्रैल टू मार्च आपने क्या कर दिया, पैसा निकाल रहा है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहा है, कितना, मोर देन 20 lakhs, तब आपको पेन लेना जरूरी है। यहां पे कैश विड्रॉल का बात भी बोला है, कैश डिपॉजिट का बात भी बोल रहा है। अगर आपने कैश डिपॉजिट भी कर दिया है ऑफ मोर देन 20 lakhs, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेन लेना जरूरी है। फिर आपने क्या कर दिया, कोई भी मोटर व्हीकल या आपने प्रॉपर्टी भी सेल किया है, तब भी आपको क्या रहना पड़ेगा, पेन रहना चाहिए। तो मोटर व्हीकल अगर आपने खरीदा है अदर देन 2 व्हील व्हीकल्स, मतलब अगर आपको 2 व्हील में अगर ले लिया है तब आपको पेन का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको क्या होना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा।
फिर ओपनिंग एन अकाउंट, ये आप लोगों को पता है कि सेविंग्स अकाउंट खोलना है, डिपॉजिट अकाउंट खोलना है, एफडी का आपको अकाउंट खोलना है, तब भी आपको अकाउंट चाहिए। फिर क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना है आपको चाहिए, डीमैट अकाउंट अप्लाई करना है ये भी चाहिए। और क्या है, आपने क्या कर दिया, होटल में गया है और एक ही बिल में आपने क्या कर दिया, 50,000 से ज़्यादा खर्चा कर दिया, तब आपको चाहिए होगा। लेकिन 50,000 कैसा किया है आपने, कैश में किया है। और अभी क्या हो गया, अभी अगर आप बैंक में जाता है और बैंक में आपने एट ए टाइम मतलब वन टाइम आपने क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहा है मोर देन 50,000, तब भी आपको पैन कोड करना रहता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नंबर 9 ना। हाँ वो बोलिए क्या है। मोर देन 20 lakhs, 20 lakhs और मोर बोला है। ठीक है, मतलब आपको अगर 20 लाख भी अगर आप कर रहा है तब भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने 19,19,999 लिया है तब नेसेसिटी नहीं है, लेकिन आपने 1 रुपया ज़्यादा कर दिया तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 में क्या आ गया था, आपने पेमेंट इन कैश किया है। अभी क्या है, डिजिटल इंडिया है, तो इसीलिए बोला कि कैश में खर्चा ही मत करो, सब क्या करो, जीपे करो। ठीक है, तो आपको जो भी कैश मिल रहा है आपने क्या कर दिया, पहला वाला इंस्टेंस में क्या था, आपने होटल या रेस्टोरेंट में खर्चा कर दिया था, एट ए गिवन टाइम आपने 50,000 खर्चा कर दिया था, लेकिन वो कैसे किया था, कैश में किया था। फिर बाद में आपने यहाँ पे क्या खर्चा कर रहा है, कैश में क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी आपने परचेज किया है, फॉरेन करेंसी परचेज करके आपने ले लिया है, लेकिन उस फॉरेन करेंसी को प्रोक्योर करने के लिए आपने कैसे पेमेंट किया है, कैश, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा इंडिया में INR, तब आपको क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा। तो आपने जब भी ये पेमेंट किया है वो अगर कैश में किया है और उस कैश का पेमेंट कितना है, 50,000 से ज़्यादा है, तब आपको पैन आपका रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर आपने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड खरीदा है और उस म्यूचुअल फंड का अमाउंट कितना है, वो 50,000 से ज़्यादा है। फिर आपने किसी भी एक कंपनी को पेमेंट किया है ऑफ मोर देन 50,000 फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ठीक है, और फिर आपने डिबेंचर्स मतलब क्या होता है, आप अगर याद होगा, डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ लोन है। ठीक है, इसमें बोला है कि आपको पकड़ लीजिए यहाँ पे 10% डिवेंचर, मतलब जैसे आपको क्या मिल रहा है, शेयर्स मिलता है कि 1 शेयर मतलब क्या हो गया, आप इस कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, मतलब आप मालिक है। कितना का मालिक है, आप एक शेयर का जितना कीमत होगा, दाम होगा, उतना का आप मालिक है। अगर एक शेयर का दाम अगर मान लीजिए आपने 10,000 है, तो आपने उस कंपनी का अगर दाम पकड़ लीजिए कितना है, 100 लाख है, तो आपका मालिक कितना का हुआ, 10,000 का मालिक आप है, पूरी कंपनी का मालिक नहीं हो गया एक शेयर खरीद के आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिवेंचर्स, कंपनी को जब लोन चाहिए होता है, कंपनी बोला है कि हम 10% का लोन देगा, 10% का इंटरेस्ट देगा आप लोग को, आप मुझे ये डिवेंचर्स खरीदिए आप मुझसे, फॉर्म ऑफ शेयर है, लेकिन इसमें आपको ओनरशिप राइट नहीं मिलेगा। शेयर्स में क्या है, आप ओनरशिप राइट मिल रहा है, आपको वोटिंग पावर मिल रहा है और आपको क्वेश्चन करने का पावर मिलता है। डिवेंचर्स मतलब क्या है, आपने उधार लिया है, कंपनी ने ये राइटिंग फॉर्म में एक ऐसा पेपर निकाला है। ठीक है, बोला है कि आप मुझे पकड़ लीजिए 10,000 उधार देगा और हम आपको 10% का इंटरेस्ट देगा फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपका पास कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आपने खाली उधार ही दिया है बोल के ये कंफर्मेशन रहेगा। तो ये क्या हो गया, उधार ले रहा है आप अगर किसी से। ठीक है, फिर अगर आपने क्या कर दिया, RBI से अगर कोई भी बॉन्ड खरीदा है और उसका दाम क्या है, 50,000 से ज्यादा है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। वो बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा, वो इजी हो, ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया कि अगर आपने गलती से मल्टीपल पेन यूज कर लिया, कितना पेन हो गया आपका पास, 2 पेन आ गया, तब आप क्या है,
आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ये पेनल्टी कौन इम्पोज करता है? इनकम टैक्स ही इम्पोज करता है। अंडर सेक्शन 139 ए पर्सन कैन होल्ड ओनली 1 पेन। फाइन कितना देना पड़ेगा? 10,000। ठीक है, कब इंपोज किया जाएगा? जब आप एक से ज्यादा पेन अगर यूज कर रहा है। ठीक है, इंडिया का डेफिनेशन आप लोग ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है वो कल को हम बोल के दिया था, वो आप लोग हमको लिख के बताएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग को बताना है कि अभी हम लोग ने पता कर लिया था कि टोटल इनकम हुआ था। एक टर्म सीखा था आप लोग ने, क्या? टोटल इनकम। मेरा पास पेन भी आ गया, हम एक पर्सन भी है, पेन भी आ गया, और मेरा टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा भी है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पर्सन है कि नहीं। करेक्ट, हम पर्सन है, मेरा पास पेन भी है, और मेरा टोटल इनकम, अभी मुझे क्या देखना है? टोटल इनकम देखना है, मेरा इनकम देखना पड़ेगा, और मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से वो इनकम एक्सीड कर रहा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना था? 2.5 लाख था, तो मुझे टैक्स देना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है? क्या फाइल करना रहता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहता है। लेकिन पहले मुझे ये क्या देखना है? टोटल इनकम में क्या क्या चीज आता है। तो पहले हम लोग ने क्या सीखा था? टोटल इनकम में क्या क्या चीज आ रहा था? 5 हेड्स ऑफ इनकम आ रहा था। करेक्ट, सैलरीज आ रहा था, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, और क्या रह गया? क्या रह गया? पीजीबीपी। पीजीबीपी रह गया। सैलरीज में आप लोग का सेक्शन कहां से आएगा, स्टार्ट होता है? किसी को पता है? पहला वाला पेज में लिखा हुआ था आप लोग का, इस डॉक्यूमेंट का, 15 to 17। सेक्शन 15 से क्या होता है? सैलरी स्टार्ट होता है, और खत्म कब होता है? 17 में। हाउस प्रॉपर्टी कब से स्टार्ट होता है? 17 का बाद में कौन सा सेक्शन आएगा? 18। 18 से कहां तक रहेगा? 18 आ रहा है, 22 to 27। तो इतना भी लॉजिक नहीं लगाना है। तो फिर बाद में क्या है आपका? पीजीबीपी 28 to 44, 44 डीबी लेके चल रहा है, 44 डीबी। फिर बाद में क्या आएगा? कैपिटल गेन। फिर यहां पे कब से आएगा? 45 to 55 ए, और यहां पे आएगा 56 to 59। क्या है? 15 to 17 कौन डील करता है? सैलरीज। 22 to 27 हाउस प्रॉपर्टीज, और 28 to 44 पीजीबीपी, 45 to 55 कैपिटल गेन, और 56 to 59 आईएफओएस करता है। तो अभी क्या कर दिया? अभी हम लोग ने कहां कहां से इनकम सोर्स से क्या क्या पैसा मिल रहा था हम लोग को पता चल गया। पता चलने का बाद में हम लोग ने क्या इनकम निकाला? टोटल इनकम निकाला, या ग्रॉस टोटल इनकम निकालता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। क्योंकि अभी हम लोग ने यहां से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया है। ग्रॉस टोटल इनकम निकला है, वो उससे हम लोग क्या बोला जाता है? जीटीआई बोला जाता है। ठीक है, जीटीआई का बाद में हम लोग क्या करते हैं? लेस डिडक्शंस करता है। फिर हम लोग का क्या निकलेगा? नेट टोटल इनकम, या एनटीआई। इसका ऊपर में अभी हम लोग क्या निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी का ऊपर में क्या लगता है? क्या लगता है? सेस लगेगा @4%। फिर बाद में क्या निकलेगा आपका? सरचार्ज लग सकता है। सेस का पहले आप लोगों को क्या निकल सकता है? सेस का बाद में आप लोगों को सरचार्ज, रिबेट भी लग सकता है। वो रिबेट क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सरचार्ज क्या होता है?
वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसका बाद में आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलता है कि कितना टैक्स अल्टीमेटली पे करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे है, ग्रॉस टोटल इनकम पे है। तो पहले अभी हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पहले एक इंडिविजुअल था आपका और उसका इनकम कितना निकाला था अभी हम लोग ने, 3 लाख निकाला था। ठीक है, अभी आप लोग मान लीजिए ऑल रिजिम यहाँ पे लिखा हुआ, उसको अभी आप लोग को देखना ही नहीं है। अभी मैंने क्या बोला कि आप हम कौन है यहाँ पे, इंडिविजुअल है। फिर अदर देन सीनियर और सुपर सीनियर, मतलब क्या है, अगर आप इंडिविजुअल है तो उनका लिए टैक्स का रेट ऑलरेडी डिफाइंड है, और उसमें भी क्या है आपका 2 पार्ट है। कैसा पार्ट है, आप सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन तो है ही, सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहां पे कौन है, नॉट सीनियर सिटीजन। तो मतलब क्या है यहाँ पे, बिलो 60, ये अबव 60 बट बिलो 80, और यहाँ पे अबव 80 रहेगा। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एज कितना होना पड़ेगा, 80 होना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन होने से आपका 60 होना पड़ेगा, और आप अगर नॉर्मल सिटीजन है तो आपका एज कितना होना पड़ेगा, बिलो 60 होना पड़ेगा। तो बिलो अगर आप यहाँ पे कौन है, मान लिया हम लोग क्या है, बिलो 60 है। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर आपका इनकम 0 से 2.5 है, 2.5 तक तो आपका क्या रहता है, बेसिक एग्जम्पशन रहता है, मतलब आपको टैक्स ही नहीं देना है। तो 2.5 तक मुझे टैक्स नहीं देना है, मुझे 2.5 तक टैक्स नहीं देना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मुझे टैक्स कितना में देना पड़ेगा, मोर देन 2.5। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यही बोलता है कि आपने 0 से 2.5, आपका पैसा तो डायरेक्ट 3 लाख में नहीं आता है, 1 2 3 4 करके आपका 1 लाख हुआ, फिर आपका 2 लाख होगा, फिर आपका 2.5 लाख। तो बोला है कि आपने जो पहला 2.5 लाख अर्न किया होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं है, उसका बाद में जो भी पैसा रहेगा उसमें आपको टैक्स देना रहेगा। अभी मुझे टैक्स कितना में देना पड़ेगा, 50,000 में, क्योंकि 2.5 तो मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसमें तो मुझे टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि अगर आपका पहला जो इनकम होता है 2.5 लाख में टैक्स नहीं देना है, तो इसमें मुझे टैक्स नहीं देना है। एवरी टाइम जब भी हम ये ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्स कंप्यूट करेगा, पहले पहले हम लोग 2.5 को हटा देगा, क्योंकि इसका ऊपर में टैक्स नहीं लगता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लगा हुआ है। तो आपका इनकम कितना रहेगा जिसका ऊपर टैक्स लगना चाहिए, वो है 50,000। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि रेट कैसे डिसाइड करेंगे, कि कौन सा रेट लेना है मुझे। तो ये वाला स्लैब आपने एग्जॉस्ट कर दिया, 2.5 को आपने पूरी यूटिलाइज कर दिया है, इस 2.5 को ले लिया है। फिर बाद में कहाँ रहता है, 2.5 से 1 है, 2,50,001 रुपीज से आपका 3 लाख। तो यहाँ पे कितना पैसा है, यहाँ पे तो आपका 2.5 लाख था, यहाँ पे कितना है, 50,000 है आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना है, 2 लाख, यहाँ पे कितना है, 5 लाख। तो यहाँ पे टोटल इनकम कितना होगा, देखिए यहाँ पे पहले कैसे यहाँ पे निकला, 3 लाख से 2.5 लाख को माइनस कर दिया, आपका पास कितना है यहाँ पे 50,000। 5 लाख से 3 लाख को माइनस करिए, यहाँ पे कितना है 2 लाख, यहाँ पे कितना है आपका पास 5 लाख। तो आपका अगर टोटल इनकम 5 लाख 2 लाख कितना हो गया 7 लाख, और यहाँ पे 7,50,000, और यहाँ पे 7.5 प्लस 2.5 कितना होता है 10 लाख होता है। तब आपको कितना रेट देना पड़ेगा 20%। ठीक है, ये ऐसा निकलता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि मेरा तो ये 2.5 लाख खत्म हो गया, ये वाला यूज कर लिया है, अब मेरा पास कितना है 50,000। ये 50,000 यहाँ पे लग गया है, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा सर 5%।
ठीक है, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 50,000 का 5% कितना होता है? ठीक है, चलिए अभी अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खाली थोड़ा आगे। आप पकड़ लीजिए आपका इनकम, आज बस इतना में ही रहेंगे हम लोग आज, ठीक है। आपका कितना है? आपका इनकम 75। तो आप अभी करिए क्या, ये पहला वाला हम करके दे रहे हैं, उसका बाद आप लोग को करना है, ठीक है। मेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। इसका ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। मुझे अभी कितना देना रह गया? फिर 25,000 रह गया, ठीक है। बस अभी यहां तक रुक जाइए, इसमें क्या होगा? टैक्स लगेगा। तो पहले यहाँ पे इंडिविजुअल हु आर नॉट सीनियर सिटीजन्स, तो अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन भी नहीं होगा। ये सीनियर सिटीजन है और ये सुपर सीनियर सिटीजन है। आपका इनकम 0 to 2.5 है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले स्लैब कैसा रहता है? 0 to 2.5। पहले हम लोग इंडिविजुअल्स को देखेंगे, ठीक है। हुआ नॉट क्या है? नॉट ईयर, कितना ईयर्स का होगा? 60 ईयर्स का है, तो मतलब नॉर्मल है। तो 0 to 2.5 मुझे टैक्स नहीं देना है, और 2.5 से 5 लाख तक 3 में नहीं जा रहा है। नॉर्मल क्या रहता है? 2.5 से 5 लाख तक मुझे कितना देना है? 5%। 5 से मुझे 10 लाख में कितना देना है? 20%। और हम अगर 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 30%। बस इतना याद रखना है। इफ आई एम अ पर्सन हुज एज इज बिलो 60 ईयर्स, ठीक है। तो अभी भी हम लोग पहला क्वेश्चन में ही अटका हुआ है। Assume this person to be of age 45 years and his total income is 3,75,000, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा स्लैब में गिर रहा है। इसको भूल जाइए, पीछे वाला को भूल जाइए, इसी को पकड़िए कि 0 to 2.5 is nil। ಇದು ಏಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಣ 375 हो गया। फिर उसका बाद में आपका क्या है? 2,50,000 में टैक्स नहीं लग रहा है, उसको हटा दो। फिर बाद में क्या रहेगा आपका पास? 25,000। यहाँ पे मेरा ब्रैकेट कितना था? यहाँ पे हम कितना पैसा को घुसा सकता है इस स्लैब में? पहला वाला स्लैब में 2.5 लाख को घुसा सकता है। इस वाला स्लैब में हम कितना पैसा घुसा सकता है? 2.5 लाख को, क्योंकि 5 लाख माइनस 2.5 लाख इज, पहला 2.5 में तो टैक्स नहीं लगा, दूसरा 2.5 में कितना लगेगा? 5%। नेक्स्ट जो 5 लाख, इसमें कितना हम पैसा घुसा सकता है? 5 लाख, लेकिन टैक्स कितना लगेगा? 20%। फिर उससे अगर मेरा ज्यादा अगर होता है, पकड़ लीजिए आपका 12 लाख हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे अगर आपको 12 लाख मिला तो यहाँ पे कितना रहेगा? 2 लाख। यहाँ पे आपको कितना लगेगा? 30%। आप टोटल करिए तो आपको कितना मिल रहा है? 2.5 is 5 लाख। 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 12, टोटल में 12 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या है? पहला आपको अभी इस क्वेश्चन में आ जाता है हम लोग, 3.75 था, यहाँ पे हमको कितना पैसा लगाना है? 25,000। तो सर मेरा पास अभी 25,000 फंसा हुआ है, तो इस 25,000 को ये वाला यूज तो कर लिया हम, अभी मेरा पास कितना है? 25,000। तो 25 लाख, यहाँ पे तो 2,50,000 हम घुसा सकता है, लेकिन मेरे पास पैसा कितना है? 25,000। तो हम इसको यहाँ पे लगाएगा ना यहाँ पे लगाएगा? सर पहला में लगाएगा, क्योंकि हम 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। तो 25,000 में आपका कितना लगेगा? कितना होता है यहाँ पे? 1250 होता है या नहीं? आप कैलकुलेट करिए कितना होता है। कैलकुलेटर है कि नहीं आप लोग का? बताइए।
दूसरा निकला किसी का अलग। फोन आप लोग ऐसे तो यूज करता है, फटाफट कर लीजिए फोन में कैल 1250 करेक्ट है। चलिए अभी हम लोग इंडिविजुअल में ही रहेगा, आज पहला दिन है। अगर आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट है तब आप आराम से रहिए, देखिए बाकी लोगों को देखिए। तो आपका अभी कितना है, पहले हम लोग 675 में था, अभी हम लोग जा रहे हैं 5,35,000। आप मुझे क्या निकाल के दीजिए, पहले रेट कितना होगा वो डिसाइड करके दीजिए, क्योंकि मेरा रेट कितना था 5, 20, 30, ठीक है। रेट कौन सा होगा ये डिसाइड करके दीजिए, और फिर टैक्स कितना होगा वो डिसाइड करके दीजिए। चलिए बाकी ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए, आप लोग का चैट बॉक्स होगा वहीं पे दे दीजिए। $19,500 किसने बोला, विकास देवनाथ। बोलिए। निकला आपका, आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को अगर प्रॉब्लम आ रहा है वो बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। $2,85,000 रेट होगा, वो आप लोग को आपको कैसे मिला, कितना 25 लाख नहीं, 2,50,000 आपने माइनस किया है, करेक्ट। वो किस लिए माइनस किया है, क्या होता है वो बताइए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है। तो ये क्या है, वही बात है, पहला दिन हम लोग खाली टर्म सबका साथ फैमिलियर होंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, क्योंकि ये इस रेट में वाला फॉर्म में था आपका, किसमें 0 to 2.5 lakhs, 2.5 to 5 lakhs, 5 to 10 lakhs और above 10 lakhs आपका ये था। तो ये वाला स्लैब में आपने इसको ले लिया, यहाँ पे आपका 2.5 लाख खत्म हो गया। फिर बच कितना गया था यहाँ पे आप में 2.85, लेकिन यहाँ पे हम इस स्लॉट में मेरा वैल्यू कितना है 5 लाख कहाँ है 2.5 लाख है। लेकिन यहाँ पे हम कितना पैसा डाल सकता है, हम तो पहले A to B, B to C और C to D आ पाएगा। A to डायरेक्ट C, लॉन्ग जंपर तो है नहीं हम कि झाप मार देगा, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A to B में ही आना पड़ेगा। लेकिन B में लिमिट कितना है 2.5 लाख। समझ में आ गया अभी? अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि 2.5 लाख पे आप 5% लगाइए, रेस्ट आपका पास कितना रह गया, आपने 2.5 लाख में 5% लगा दिया ना, लेकिन बाकी पैसा कितना रहेगा आपका
35,000 करेक्ट। वो 35,000 में कितना लगेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम लोग यूज कर दिया, अभी कितना लगेगा 20% लगेगा। आप निकालिए अभी 2.5 लाख में कितना निकल रहा है आपका टैक्स, बोलिए 12,500। 12,500 और फिर बाकी 35,000 में कितना निकलेगा आपका 7,000। आपका टोटल कितना हो गया 19,500। 12,500 प्लस 7,000 इज योर 19,500। नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया कि 5,35,000 अभी कौन सा अमाउंट में आपने कैलकुलेट किया था टैक्स, कितना अमाउंट टोटल इनकम कितना था आपका 5,35,000 था। अभी हम लोग देखेंगे कि आपका इनकम अगर 5 लाख होता है तब आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये वाला हम करेगा, आप लोग को देखना है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग क्या सीखेंगे, रीबेट अंडर सेक्शन 87A सीखेंगे, ठीक है। ये किस लिए माइनस किया था, क्योंकि ये भेलपुरी दिया हम लोग को, ठीक है। इसमें कितना लगेगा मेरा 5%। टैक्स कितना निकलता है 12,500। 12,000 जो 500 होता है यही आपको क्या मिल जाता है, रीबेट मिलता है। रीबेट में क्या बोला है, रीबेट अंडर सेक्शन 87A बोला है कि जब भी कोई एक रेसिडेंट इंडिविजुअल किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। रीबेट किसको मिलेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा प्लस वो इंडिविजुअल होना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे इस क्वेश्चन में अगर वो फर्म होता, क्या होता, फर्म होता। पहला बात ये वाला स्लैब का कॉन्सेप्ट ही उसका ऊपर नहीं लगता। मान लीजिए ये अगर आपका क्या होता, फर्म होता, तो ये वाला पहला ये स्लैब नहीं मिलता और प्लस आपको ये रिबेट का बेनिफिट भी नहीं मिलता। रिबेट का बेनिफिट किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। पहला कंडीशन ही है कि इफ यू आर ए रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ रिबेट। पहला कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तब आपको रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मतलब क्या है, माफी मिलेगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपका 5 लाख का इनकम हुआ था, आपका हिसाब से टैक्स कितना निकला 12,500। तब आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा 12,500 का टैक्स देना पड़ेगा। तब आपने क्या करना होगा, आपको रीबेट मिल जाएगा। क्यों मिला, क्योंकि आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है। मान लीजिए ये 5 लाख से कम करना होगा, ठीक है। अगर 5 लाख है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। रीबेट में क्या बोला था हमने कि रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा और आपका टोटल इनकम अप टू 5 लाख मतलब 5 लाख हो सकता है। तो आपका इनकम अगर 5 लाख तक है, आपका टैक्स कितना निकला 12,500। तो रिबेट भी कितना मिलेगा 12,500 का। और एनी टैक्स विच एवर इज लोअर, मतलब आप 5 लाख तक जितना भी इनकम करिए आपको ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगेगा लेकिन उसका ऊपर क्या मिल जाएगा, रिबेट मिलेगा। 2.5 लाख तक आपको टैक्स तो नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट 2.5 मतलब आपका टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है, टैक्स लगेगा लेकिन रिबेट मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा
ठीक है, तो रिबेट कितना मिला है? रिबेट को हम लोग क्या करना पड़ता है? मुझे डिस्काउंट मिला है, गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया है, तो रिबेट को हम लोग माइनस करेंगे और मेरा लायबिलिटी कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो आप मुझे अभी ये वाला करके दिखाइए। सर ये 87A का सेक्शन का नाम क्या है? रिबेट, REBATE। मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या, मैंने रिबेट का और कुछ डिटेल्स है क्या वहाँ पे, मैंने क्या रिबेट बोलते हैं मैंने? अगर आपको और ज्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए तो चलिए अभी हम लोग, आप बाकी लोग क्या करिए, 473 में कंसंट्रेट करिए कि 473 में विथ रिबेट अगर आप लोग को अगर आ चुका है तो आप रिबेट कितना होगा वो निकाल के दीजिए। क्या है? मुझे रेट भी जानना है, फिर टैक्स कितना निकला था वो जानना है, फिर रिबेट कितना निकल रहा है वो जानना है। 3 चीज। ठीक है, बाकी लोग उसमें कंसंट्रेट करिए। और फिर सर आपका जो क्वेश्चन था कि रिबेट का एक्सप्लेन करना है, राइट? वो सेक्शन का मैंने डिटेल्स डिटेल्स नाम क्या है? ठीक है, नाम ही रिबेट है सर, वही बोल रहे हैं हम। चलिए यहां पे हम लोग सर्च करेंगे। 87 था आपका, 87 क्या था सर? 87A था। ठीक है, ये आपको कौन सा नाम दिख रहा है सर? रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। कि रिबेट हमने अभी बोला था कि पहला कंडीशन क्या है कि आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा और एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन में, उसका नाम में क्या है, हेडिंग है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। चलिए अभी हम लोग को पढ़ना है, आपको आपका कंफ्यूजन दूर करता है पहले। यहां पे क्या बोला है? एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट सर whose total income does not exceed 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है। वो इंडिया में का अंदर रह रहा है और उसका इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, शेल बी एंटाइटल टू ए डिडक्शन। सर आपको माइनस करने का वो बेनिफिट मिल रहा है आपका इनकम को, तो डिडक्शन, रिबेट को आप इस भाषा में पकड़ लीजिए, डिडक्शन है। डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड। आपने पहले इनकम टैक्स कंप्यूट करी है, पहले ही आपको रिबेट नहीं मिल जाएगा। पहले आपको इनकम टैक्स कंप्यूट करना रहेगा, फिर उसी अमाउंट का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। लेकिन उसका लिमिट कितना है आपका? अप टू अ लिमिट ऑफ 12,500 यहां पे लिखा हुआ वो ये वाला अमाउंट आपका। As computed before allowing the deductions under the chapter on his total income for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of 12,500 whichever is lower। नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे क्या बोल दिया है आपको? 100% ऑफ टैक्स, ठीक है, और 12,500 whichever is। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर आप मान लीजिए, आपका क्वेश्चन था, ठीक है, आप मान लीजिए 13,000 है, ये समझ में आएगा आपको? यहां पे से दोनों में से लेस कौन है? 12,500। तो आपको रिबेट अल्टीमेटली कितना का मिल रहा है? 12,500। फिर आप दूसरा केस पकड़ लीजिए, आपका टैक्स निकल रहा था 875,000 और फिर 12,500। यहां पे लोअर कौन सा है? 8750। तो आपको रिबेट 8750 का ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसका बाद में आपका अमेंडमेंट हो चुका है, जो कि आपने फाइनेंस एक्ट हम लोग डिस्कस किया था। फाइनेंस एक्ट 2023 जो बोल रहा है, ये आपको इसका बारे में बोल रहा था। आपका रिबेट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा हो गया है। वो कितना हो गया? 25,000 हो गया। पहले कितना था आपका? 12,000, उसका डबल कर दिया। लेकिन वो अभी हम लोग को नहीं चाहिए, पहला वाला ही खत्म करता है। ठीक है, बाकी आप लोग निकालिए
उसका कितना निकल रहा था आपका? 475 था। सर 11,150 रिबेट 11,150। तो सर पहले आपका रेट कितना निकल रहा था? 3 क्वेश्चन था सर मेरा। रेट है 223,000। नहीं वो तो रेट नहीं हुआ ना। रेट मैंने सर क्या बोला रेट कि 52030 था। कितना है? 5%। 5%। ठीक है, करेक्ट। फिर हाँ बाद में क्या था आपका? 223,000, 2,23,000 टैक्सेबल। हाँ, हाँ टैक्सेबल निकल गया। फिर आपको टैक्स कितना निकला था? 11,150। 11,150। फिर रिबेट कितना निकला आपको? 11,150। 11,150। हाँ ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। फिर बाद में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो गूगल डॉक्स का बारे में बताया है उसको आपने डॉक्यूमेंट्स बनाना है, फिर बाद में हम मेरा साथ शेयर करना है। उसमें हम क्या करेगा, आप लोग का प्रॉब्लम्स दे देगा, फिर आप लोग को कंप्यूट करके लाना है। ठीक है।